फ्यूचर ऑडिटर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर्स में पढ़ाई करने में काफी मजा आ रहा है, क्योंकि हम लोग ऑडिट को रट्टा मार के नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर ऑडिट पढ़ने में मजा नहीं आया तो सीए करने में क्या मजा आया बॉस, राइट। सो ऑडिट को हम लोग कहते हैं थ्योरी सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मार्क्स ही आते नहीं है, आईसीआई मार्क्स ही नहीं देता है। तो भाई अगर आईसीआई के एक्सपेक्टेशंस पे अगर आप लोग खरे उतरने की कोशिश करोगे, आपका 100% एफर्ट्स दोगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच एंड एग्जाम फोकस्ड तरीके से अगर आप लोग पढ़ाई करोगे सही स्ट्रैटेजी के साथ, एंड मेरे लेक्चर में मैं जो भी आपको बोलती हूँ, अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे तो एब्सोल्युटली यू कैन स्कोर एग्जामिनेशन इन ऑडिट, दैट्स गारंटीड। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, अभी हम लोग है चैप्टर नंबर 4 पे। एंड अगर अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए, क्योंकि लेट मी टेल यू, ऑडिट सब लोग कहते हैं कि भाई बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, बट आपको कोई ये नहीं कहता है कि भाई ऑडिट इज इंटरकनेक्टेड। अगर आप लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे तो आपको ऑडिट वास्ट नहीं लगने वाला है, आपको ऑडिट सुपर इजी लगने वाला है। सिर्फ दिक्कत है कि आप लोग पढ़ाई करने के तरीका नहीं जानते हो। आप लोग ये नहीं जानते हो कि जहां पे आपको सेम वर्ड्स रीअपियर हो रहे हैं वहां पे आपको पुराने रेफरेंसेस देने हैं, आपके नोट्स में आपको पुराने रेफरेंसेस डालने पड़ेंगे, तो ही आप ऑडिट में स्कोर कर पाओगे। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। Significant risk, materiality, sufficient appropriate audit evidence, test of detail, test of control, कितनी बार अब तक ये वर्ड्स अपीयर हो चुके हैं जब भी मैं आपको लेक्चर में पढ़ा रही हूँ, राइट। तो उसी तरीके से अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सुपर कनेक्टेड टू ईच अदर, होल ऑडिट इज सुपर कनेक्टेड, तो जहां पे मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई तो ये नोट डाउन करके ले ले, एग्जांपल्स आप अपने बुक्स में लिखिए, एंड अबाउट दैट अगर आपको और ज्यादा इजी तरीके से ऑडिट पढ़ना है, बहुत ज्यादा वास्ट लग रहा है आपको, तो आप शॉर्ट मेरे समरी नोट्स का यूटिलाइजेशन कीजिए, क्योंकि ये परफेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। आप इसको सेल्फ स्टडी करके भी आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको ये नोट्स जो है मेरे ऐप पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अभी उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं आपको बोल रही हूँ। सबसे पहले तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करते रहिए अपने बुक्स में, जैसे मैं लेक्चर में आपको बताती हूँ। एंड उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स के तरफ में भी इक्वली ध्यान देना है, ठीक है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। चलिए, अब चैप्टर नंबर 4 अभी तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया है 20 से 25%, है ना। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। भाई देखिए, मैंने आपको पहले ही क्लास में बोला है, मेरे क्लास में आपको ये अज्यूम करके चलना है कि दैट यू हैव क्लियर्ड सीए एंड यू आर ऑडिटर ऑफ XYZ कंपनी, एंड आप अब एज अ ऑडिटर क्या डिसीजन लोगे, क्या जजमेंट लगाओगे, कैसी ऑडिट एविडेंस को इकट्ठा करोगे, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो चलिए सेम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अगर आप ऑडिटर हो, ठीक है, एंड वहां पे आपको दूसरे का बनाया हुआ कुछ डॉक्यूमेंट का यूटिलाइजेशन करना है, तो आप क्या उसको पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लोगे? गाइस, यू आर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना, रीजनेबल एश्योरेंस एंड सिग्निफिकेंट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लाना। तो वहां पे आप किसी के भी काम पे ब्लाइंड फोल्डेड विश्वास नहीं कर सकते हो। रियल लाइफ में भी यही होता है ना, वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन in today's world, we cannot trust anyone, may it be anyone. In the same way, आप as a auditor भी दूसरों के किए गए काम को as a audit evidence directly नहीं ले सकते हो। अब दूसरे लोग कौन as being auditor, मुझे बताइए।
देखिए, सबसे पहला तो एक हो सकता है कि इंटरनल ऑडिट कर रहा है वो कंपनी, उसके स्टैट्यूटरी एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कंपनी के पे ऊपर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, भले ही क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो, व्हाटएवर। ठीक है, आप कौन हो? आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, भूलो मत। आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, आप पूरे साल के रिपोर्ट पर आप आपका ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले हो टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पे अगर आप इंटरनल ऑडिट के ऊपर वर्क, इंटरनल ऑडिटर के वर्क के बेसिस पर अगर आप कुछ एज ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते हो, तो वहां पे आप कैसे करोगे, क्या क्या चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले तो हो गया इंटरनल ऑडिटर। फिर दूसरा हो सकता है कि आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, राइट? कोई थर्ड पार्टी की जरूरत है, and that third party may be individual expert or that may be management expert. ओके, मैनेजमेंट ने ही एक्सपर्ट लगाया हुआ है। जैसे बोलते हैं ना, देखो सोना चांदी का कोई है, पीएनजी ज्वेलर्स है और व्हाटएवर, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपको पता है क्या कि वो सोना जो है, उनका जो वैल्यूएशन लिया है उन्होंने, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस जो लिया है उन्होंने, क्या वो सही लिया है? आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, आप उसको कैसे पहचानोगे? वहां पे आपको एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लगेगा एक एक्सपर्ट का, जो आपको बताएगा कि यस दीज आर द रियल गोल्ड ऑर्नामेंट्स और डायमंड ऑर्नामेंट्स एंड इसका वैल्यूएशन ये है आज के डेट में मार्केट वैल्यू के हिसाब से, राइट? इस तरीके से, अब आपको तो पता नहीं है वो सब कैसे वैल्यूएशन करते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे सिचुएशन में आपको आउटसाइडर की हेल्प लेने की जरूरत पड़े, दैट मे बी मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज वेल। ओके, अंडरस्टूड? तो इस तरीके से अगर बाहर वालों का काम आप एज अ ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या क्या करने वाले हो, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, क्या कह रहा है यहाँ पे? When information involves work of a management expert, ठीक है, अगेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मीनिंग मैंने आपको अभी बता दिया है। When the information to be used as audit evidence has been prepared using the work of a management expert, the nature, timing and extent of audit procedures may be influenced by several factors. तो ऐसे क्या फैक्टर्स है कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे? आप बताइए मुझे, अगर आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का वर्क यूज कर रहे हो, तो वहां पे ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स पे अफेक्ट करेंगे? सबसे पहले तो रिस्क। अगर कोई एक चीज है जिस पर अपन मैनेजमेंट एक्सपर्ट का ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं, तो वो चीज, वो जो जर्नल एंट्री है, वो जो वैल्यूएशन, वो जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कितना जरूरी है? हायर द रिस्क रहेगा, आपको हायर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे ये वेरीफाई करने के लिए कि हाँ भाई सब कुछ सही है। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है आपको ये भी देखना पड़ेगा, राइट? उस ट्रांजैक्शन का आपको नेचर भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या है उसका, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एंड व्हाट एवर आर द फैक्टर्स, सेवरल फैक्टर्स दिए हुए हैं उन्होंने। फिर आपको एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ेंगे, क्या इंटरनल है या एक्सटर्नल है, एंड सो ऑन। सो the nature, timing and extent of audit procedures may be influenced by these factors, and here is the list. First is nature and complexity. The nature and complexity of the matter to which the expert work relates. Risk of material misstatement. The higher the risk the matter, the more extensive audit procedures may be needed. Then alternative sources, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। मैंने बोला ना, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है, क्या अवेलेबल दूसरे भी ऑडिट सोर्सेस, ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल है क्या? ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई किया है कि एक सिग्निफिकेंट मैटर पे, एक असर्शन पे सेवरल ऑडिट एविडेंस भी हम लोग ले सकते हैं अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो, है ना? तो फिर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। ठीक है, employment status, whether the expert is an employee of the entity or the external party engaged to it, मतलब कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो खुद उनका ही एम्प्लॉय है या फिर आउटसाइडर है, वो सिर्फ फ्रीलांसिंग लाइक वर्क करके देता है, सिर्फ एक्सटर्नल पार्टी है।
मैनेजमेंट कितना इन्फ्लुएंस करता है उस बंदे को? ऐसा है क्या कि मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करके उसको प्रेशराइज करके गलत सर्टिफिकेट भी ले ले यहाँ पे? वो भी चीज देखनी जरूरी है. द एक्सटेंट टू विच द मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द एक्सपर्ट्स वर्क. Professional standards, whether the expert is governed by technical performance standards, professional or industry requirement. Entities control, the nature and extent of control within the entity over the expert work. Auditors knowledge, the auditor's own knowledge and experience in the expert area of expertise. And past experience, the auditor's previous experience with the work of that particular expert. See, देखिए इतने सारे पॉइंट्स है, ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स है, आप लोगों को याद रखने हैं. ये जो मैंने लैंग्वेज आपको बना के दी है ना इस समरी नोट्स में, सुपर इजी है, ठीक है. यहाँ पे आपको सुपर इजी तरीके से सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है. तो आपको क्या करना है, आप अज्यूम कीजिए कि भाई यहाँ पे अगर आप एज अ ऑडिटर किसी एक्सपर्ट का अगर ऑडिट एविडेंस यूज कर रहे हो तो वहां पे आप क्या क्या चीजें चेक करोगे? सबसे पहले तो उसका नेचर देखो, ठीक है, कि नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन देखो. फिर नेचर ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट का भी जो नेचर है, उसके वर्क करने का नेचर है वो देखो. रिस्क देखो कितना है, हायर रिस्क है तो ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स होगा. फिर उसके अलावा और कौन से टाइप का ऑडिट एविडेंस है जो हम इकट्ठा कर सकते हैं उस स्पेसिफिक असर्शन के ऊपर, ये भी देखोगे, ठीक है. फिर वो मैनेजमेंट का अपना खुद का एम्प्लॉय है या फिर आउटसाइडर है, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट उसको कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, और उसके साथ साथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कुछ है क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल, यानी कि कुछ डिस्क्लोजर्स उसको देने पड़ते हैं क्या अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से, ये भी देखो. और ऑडिटर खुद की भी नॉलेज क्या है उस स्पेसिफिक चीज में. आप जैसे देखो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, वहां पे वैल्यूएशन की एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है मोस्ट ऑफ द, जैसे घड़ी की कंपनी है, हैवी मशीनरी की कंपनी है ना. अगेन मैंने गोल्ड का एग्जांपल आपको दिया, वहां पे गोल्ड का सर्टिफाइड ऑफिसर लगेगा. तो ऐसी बहुत सारी चीजों में ऑडिटर को क्या कुछ नॉलेज है या फिर उसका पास्ट एक्सपीरियंस है. तो ये सारी फैक्टर्स है. हम लोग क्वेश्चन मत भूलो, अगेन डोंकी वर्क मत करना. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग फैक्टर्स affecting the nature, timing and extent of audit procedures ये देख रहे हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है. अब उसके बाद when using information produced by the entity, जब हम लोग कोई इंफॉर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस यूज कर रहे हैं which is produced by the entity, okay, तो यहाँ पे क्या होगा, when using information produced by the entity itself, the auditor must evaluate whether the information is sufficiently reliable for audit purposes. Sufficient appropriate audit evidence याद है ना. Sufficiency में क्या चीजें आती है my dear friends? Reliability and relevance, ठीक है. Sufficiency में क्या आएगा? Sufficiency is nothing but quantity. Quantity के बारे में कैसे पता चलेगा? इट डिपेंड्स ऑन द रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस अवेलेबल, राइट. तो वही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो यहाँ पे. दिस इंक्लूड्स obtaining audit evidence about the accuracy and completeness of the information, evaluating whether the information is sufficiently precise and detailed for the auditor's opinion, right. तो यहाँ पे अगर मैनेजमेंट खुद मतलब एंटिटी खुद अगर कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके दे रही है जिसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट करना चाहते हो, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि पहले आप देखोगे कि वो कंप्लीट है क्या इंफॉर्मेशन, वो एक्यूरेट है क्या इंफॉर्मेशन, आप ये देखोगे. एंड फिर आप ये भी देखोगे कि क्या उतनी ही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है कंक्लूजन को रीच होने तक, मेरा एक रीजनेबल एश्योरेंस देने तक, क्या उतना ही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, राइट. एंड अगर सफिशिएंट नहीं है तो उसके आगे मैं उसको कैसे रेक्टिफाई करूंगा, राइट, ठीक है. तो अभी क्या करेगा ऑडिटर, या तो ऑडिटर ऑडिट सैम्पलिंग करेगा या तो 100% सिलेक्शन करेगा, है ना. कैसे रेक्टिफाई करेगा, कैसे जानेगा कि वहां पे रिस्क है या नहीं है उस सिचुएशन में. तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, या तो कुछ सैंपल्स को पकड़ेगा, अगर लोअर रिस्क वाला एरिया है तो वहां पे वो सैम्पलिंग मेथड यूज करेगा. अगर हाइयर रिस्क वाला एरिया है तो थरोली सबको चेक करेगा. जैसे बैंक स्टेटमेंट देखिए
बैंक स्टेटमेंट में ऑडिटर्स हमेशा हर ट्रांजैक्शन को देखते हैं, कितना कहाँ से आ रहा है, कहाँ से एंट्री हो रहा है। तो वहां पे अपन है ना सैम्पलिंग नहीं करते कि है ना बैंकिंग में अगर ट्रांजैक्शन है ना अगर 5 लाख के अबाव है तो ही हम लोग देखेंगे, नहीं भाई। बैंक स्टेटमेंट इज हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से ही तो हमको पता चलता है ना कि उस कंपनी में क्या हो रहा है, कौन पैसा डिपॉजिट कर रहा है, कहाँ से जा रहा है। क्योंकि कैश में तो ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट लाइक करने वाले करते हैं, लेकिन फिर भी जो फर्म्स है वो कैश में ट्रांजैक्शन अब नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, है ना। तो वहां पे बैंक स्टेटमेंट में हम लोग सैम्पलिंग करते हैं क्या? नहीं करते। भले बैंक स्टेटमेंट कितना भी बड़ा हो, हमें हर एंट्री चेक करनी पड़ती है वहां पे, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई दूसरे परचेज इनवॉइसेस है या फिर सेल्स इनवॉइसेस है, तो वहां पे अगर 10-10 करोड़ का टर्नओवर रहेगा तो आप क्या पूरा चेक करोगे क्या? नहीं करेंगे भाई। हम लोग वहां पे पूरा चेक, हम लोग वहां पे कुछ सैम्पलिंग करके रखेंगे, कुछ एक बेंचमार्क लगा देंगे। बेंचमार्क का कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? मटेरियलिटी लेवल के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, साइज के हिसाब से हम लोग वहां पे बेंचमार्क लगा देंगे और उसके ऊपर हम लोग ऑडिटिंग करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, उसके ऊपर सैम्पलिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है अभी। एंड क्या कहा जा रहा है यहाँ पे अभी अपने को? सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स, ठीक है। सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स, द ऑडिटर मे डिसाइड टू एग्जामाइन ऑल आइटम्स इन अ पॉपुलेशन और स्ट्रैटम। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? बैंक स्टेटमेंट का आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। 100% examination is uncommon for test of control but more often for test of details. Of course, test of control मुझे बताइए कौन से कॉन्टेक्स्ट में था? टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मैंने ऑलरेडी आपको एक बार बताया हुआ है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल सिर्फ इंटरनल कंट्रोल के टेस्ट को उसकी इफेक्टिवनेस को देखने को टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया जाता है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में और दो चीजें थी, क्या थी वो? टेस्ट ऑफ डिटेल्स इज एट असर्शन लेवल गाइस, ठीक है। असर्शन लेवल पे टेस्ट ऑफ डिटेल होता है। तो वहां पे एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल था और एक था सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। ये दोनों चीजें थी यहाँ पे। और ये किससे कनेक्टेड है एक बार वापस याद करो? दीज बोथ आर फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है ये सब, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का पार्ट है ये सब, ठीक है। याद आया कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ व्हेन 100% एग्जामिनेशन में भी अप्रोप्रिएट। देखिए आपको ज्यादा सुपर इजी बनाने के लिए कॉन्सेप्ट मैंने जहां पे पॉसिबिलिटी है टेबल फॉर्मेट में दिया है, जहां पे पॉसिबिलिटी है मैंने आपको पैराग्राफ फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज आइटम्स, सिग्निफिकेंट रिस्क एग्जिस्ट, ऑटोमेटेड रिपीटेटिव प्रोसेसेस। तो यहाँ पे आप 100% एग्जामिनेशन करो। क्यों? क्योंकि वहां पे लार्ज आइटम्स है, जैसे कि मान लीजिए 1-1 करोड़ का ट्रांजैक्शन है एंड वो कई कम बार हुआ है, लार्ज वैल्यू आइटम्स, लेकिन स्मॉल टाइम अकर हो रहा है। सिग्निफिकेंट रिस्क वहां पे इन्वॉल्व है। अदर प्रोसीजर्स डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस एंड ऑटोमेटेड रिपीटेटिव प्रोसेसेस में, मतलब कि अगर ऑटोमेटेड मतलब वापस याद रखो, दीज आर द जनरल आईटी कंट्रोल वाला जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, टाइप ऑफ लाइक उसमें अपन ने पढ़ा था जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। तो वहां पे अपन ने ऑलरेडी ऑटोमेशन सेक्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। ऑटोमेटेड के बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो वहां पे अगर रिपीटेटिव प्रोसेस है तो वहां पे 100% एग्जामिनेशन आप करो। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, अभी तक क्या बात हो रहा था? 100% सिलेक्शन। अब क्या बात हो रहा है? सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। द ऑडिटर में सेलेक्ट स्पेसिफिक आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। दिस इज अ जजमेंट सिलेक्शन एंड इज सब्जेक्ट टू नॉन सैम्पलिंग रिस्क। जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है ये। एंड प्रोफेशनल जजमेंट क्या किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, 3 वर्ड्स को अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड इट इज सब्जेक्ट टू नॉन सैम्पलिंग रिस्क।
ठीक है, तो वहां पे आपको ये अश्योर करना है कि आपका जो सिग्निफिकेंट रिस्क है, आपका जो सैम्पलिंग का रिस्क है वो रीजनेबली लो लेवल पर आ चुका है, तो फिर आप अपने जजमेंट के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को ही उठाइए और उसको टेस्ट करिए एंड उसके बेसिस पर एक रीजनेबल एश्योरेंस ड्रॉ कीजिए। ठीक है, फिर एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक सिलेक्शंस, आप बताओ क्या होगा जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना उसका उल्टा, जैसे कि बहुत सारे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं एंड सेम टाइप है, ठीक है, जहां पर रिस्क जो है वो लोअर रिस्क है, तो यहाँ पे आप लोग स्पेसिफिक सिलेक्शन कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक आइटम्स क्या है कि हाई वैल्यू और की आइटम्स, आइटम्स विथ हाई वैल्यू और अनयूजुअली रिस्क, एग्जांपल टेस्टिंग लार्ज ट्रांजैक्शंस individually, all items over a threshold, examining all items above 10 lakh to verify significant balances, है ना, items for information to learn about the business such as reviewing contracts to understand terms, okay, then नेक्स्ट इज अगेन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑडिट सैम्पलिंग के टॉपिक के ऊपर। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया है, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको अब तक। वापस से एक बार रिपीट करते हैं, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है। पहली चीज तो हम लोगों ने पढ़ा कि पहले तो 100% सिलेक्शन करना कहाँ पे जरूरी है, ये पढ़ा हम लोगों ने, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखे। फिर हम लोगों ने देखे कि स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करना कहाँ पे जरूरी है, जिसकी मैंने आपको बताया कि हाई वैल्यू टर्म्स है तो उसके ऊपर आप स्पेसिफिक आइटम्स को टेस्ट कीजिए, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक लिमिट के ऊपर सभी, एक बेंचमार्क मैंने बोला ना आपको, बेंचमार्क लगा देते हैं उसके ऊपर। फिर आइटम्स फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जहाँ पे उसका डिस्क्लोजर, उसका प्रेजेंटेशन मैटर करता है ना, प्रेजेंटेशन नहीं सॉरी, उसका डिस्क्लोजर मैटर करता है, ठीक है, तो वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट को समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है, कि उस कॉन्ट्रैक्ट का कंपनी पे क्या असर होने वाला है, राइट, क्योंकि हम लोग गोइंग कंसर्न भी तो चेक करते हैं ना, राइट, इसी वजह से। तो चलिए ऑडिट सैम्पलिंग, अब ऑडिट सैम्पलिंग तो सुपर इजी है गाइस। ऑडिट सैम्पलिंग क्या है? ऑडिट सैम्पलिंग इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन टू ड्रॉ कंक्लूजंस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। बंच है, हजारों ट्रांजैक्शंस है, उसमें से कुछ कुछ सैंपल हम लोग चेक करेंगे। इट इज कवर्ड इन डिटेल इन सब्सिक्वेंट सेक्शंस, ओके, आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कहीं पे अगर ऑडिटर को कुछ इनकंसिस्टेंसी लग रही है या फिर रिलायबिलिटी पे डाउट है। इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या कि मैनेजमेंट ने जो बोला हुआ है उसके साथ हमने जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के जो ऑडिट एविडेंस निकाला हुआ है वहां पे इनकंसिस्टेंसी आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऑडिट एविडेंस के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। हमें उस मैटर में हमको क्या करना है? Audit evidence obtained from one source is inconsistent with the other that obtained from another, or the auditor has doubt over the reliability of information to be used as audit evidence. ठीक है, तो ऑडिटर को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पहले तो ऑडिट प्रोसीजर दूसरे लगा दो, ठीक है, कि हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाए, या फिर अपना मॉडिफिकेशन दो, अपना ओपिनियन को चेंज करो, है ना। तो determine what modification or addition to audit procedures are necessary to resolve the matter and consider the effect of the matter on other aspects of the audit including the overall audit strategy and audit plan। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, अगर ऑडिट करते करते कोई डिफिकल्टी आ जाती है तो वहां पे हम लोग रिवाइज कर सकते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी सबसे पहले तो, और ऑडिट प्लान भी उसके बेसिस पर। तो वहां पे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट अगर कोई इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है तो वहां पे ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान को इट शुड बी अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू दैट चेंज। ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अभी आपको याद क्या रखना है बताओ? यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि यू आर अ ऑडिटर ऑफ XYZ कंपनी एंड देयर यू हैव फाउंड दैट द ऑडिट एविडेंस इज नॉट रिलायबल, सो इन सच अ सिचुएशन एज अ ऑडिटर व्हाट विल एनलाइटन, ओके, और व्हाट विल बी योर नेक्स्ट मूव। ओके, मैं अपने लैंग्वेज में बोल रही हूँ बट क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले तो इनकंसिस्टेंसी और डाउट ओवर रिलायबिलिटी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखोगे, जो कि है ये पैराग्राफ,
ठीक है, इफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम वन सोर्सेस इज इनकंसिस्टेंट और द ऑडिटर हैज डाउट ओवर द रिलायबिलिटी, द ऑडिटर शुड determine what modifications or additions are required or consider the effect of the matter or on other aspects. ठीक है, ये तो लिखोगे, फिर उसके साथ साथ में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एग्जाम्पल्स कि यहाँ पे ऐसा क्या कहाँ पे हो सकता है ऐसे. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है कि रेस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट एंड अदर आर इनकंसिस्टेंट. यानी कि हमने मैनेजमेंट को कुछ पूछा था या फिर इंटरनल ऑडिट करते वक्त हमको कुछ पता चल गया या फिर कुछ अदर सोर्सेस से हमको पता चल गया, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर और सीक कोरैबोरेटिव एविडेंस. सबसे पूछताछ करो ना फिर. ठीक है, एक्स्ट्रा और ऑडिट प्रोसीजर लगाओ. दैट इज नथिंग बट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स इट मे बी, है ना, फैक्ट. फिर कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी कंफर्मेशन वर्सेस इंटरनल रिकॉर्ड. इन्वेस्टिगेट करना है ऐसे केसेस में. एक हो सकता है कि खुद के मैनेजमेंट का ही जो उनका डेटा मिला है वहां पे गड़बड़ निकली है, वहां पे इनकंसिस्टेंसी निकली है, तो वहां पे आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ. लेकिन बाहर वालों ने जो डेटा दिया है, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन और इंटरनल रिकॉर्ड में अगर कुछ दिक्कत मिल रही है, वहां पे क्या करोगे, तुम इन्वेस्टिगेट करोगे वहां पे केस को. ठीक है, कि क्यों है ऐसा. वो जो थर्ड पार्टी बोल रहा है वो तो बोल रहा है वैल्यूएशन 10 करोड़ का है, आपने 12 करोड़ क्यों निकाला है, आप ज्यादा दिखाना चाहते हो आपकी कंपनी को. अच्छा, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करोगे. तो दो सिचुएशन हो सकती है. ये खुद का मैनेजमेंट का रिकॉर्ड ही इनकंसिस्टेंट मिल रहा है हमारे प्रोसीजर जो हमने लगाए हैं, और बाहर वालों का मैनेजमेंट के साथ इनकंसिस्टेंट मिल रहा है. ठीक है, सिंपल. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. एसए 230 इज ऑल अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन गाइस. देखो, हमेशा बोलती हूँ ना, लास्ट में क्या करना है रे ऑडिटर को, कोई भी चीज के बाद ऑडिटर को क्या करना है भाई, सब कुछ मेंशन करके दे दे. ऑडिटर अपना डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर दे, तू सेफ रह. ठीक है, हमने क्या ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया, कैसे ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया, है ना, हमने क्या समझा, कैसे ऑडिट को प्लान किया, कहाँ कहाँ पे सैम्पलिंग की, क्या नहीं की, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस देना पड़ता है हमें मैनेजमेंट को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, कुछ केसेस में जहाँ पे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट होता है ना. तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहा है ऐसे 230 कि ये requires that if auditor identified information that is inconsistent with the auditor final conclusion regarding a significant matter, then the auditor should specifically document how the inconsistency were addressed. ठीक है, तो मैंने आपको जो क्वेश्चन बोला था ना कि भाई आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है गाइस आपको 5 मार्क का, कि आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, और वहां पे 5 मार्क में आपको ये सब इतना पूरा लिख के आना है. और सोचो अगर आप इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपके मार्क्स 100% तो मिलेंगे ना. पहले आपने पैराग्राफ भी लिख दिया, फिर आपने ऑडिटर क्या करने वाला है ये भी लिख दिया, फिर आपने ये लिखा कि एग्जाम्पल क्या क्या है, फिर आपने लास्ट में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी लिख दिया. ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है पेपर में. ठीक है, और भी बेटर तरीके से हम लोग समझेंगे. आप जैसे जैसे मेरे साथ पढ़ाई करते जाओगे अपन और भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे. फिर अब चलिए, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम तो हम लोगों ने देख लिया, और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करने के लिए हमको कहाँ कहाँ पे चेकिंग करनी पड़ती है. लेकिन आईसीआई ने बोला कि भाई वापस से एक बार जान लो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है कौन, है ना. आप बता सकते हो, ये चीज बहुत सिंपल है. मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है, एक्सपर्ट किसको कहते हैं कि भाई उस स्पेसिफिक काम में वो तो एक्सपर्ट है. जैसे कि खाना बनाने में कोई एक्सपर्ट होता है, डांस करने में कोई एक्सपर्ट होता है ना. तो आप उस चीज में एक्सपर्टीज पोजेस करते हो, तो वही चीज है. एंड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग हुज वर्क इन दैट फील्ड इज यूज्ड बाय द एंटिटी टू असिस्ट इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंपनी एक लाइक बोलते हैं ना, दूसरी कंपनी को हायर कर लिया एज ए एक्सपर्ट उनके काम के लिए, या फिर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे दिया है देखो, वैल्यूअर्स, एक्चुअरीज, इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, है ना. तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो बोलते हैं अपन, वो भी है. एक्चुअरीज मतलब वही वैल्यूएशन निकालने वाला काम, वैल्यूअर्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें है. फिर नाउ relying on the work of management experts. ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने अब तक क्या देखा था,
फैक्टर्स को देखा था हम लोगों ने कि कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिपेंड करेगा। लेकिन अब और थोड़ा सा इसी मैटर के ऊपर वो एनलाइटन कर रहे हैं आपको। तो if the entity has employed or engaged expert, the auditor may rely on the work of such expert, provided the auditor is satisfied that sufficient and appropriate audit evidence is obtained with reasonable assurance to form an opinion on financial statements। मैम आप तब से यही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, ठीक है, वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। ऑडिटर मस्ट check expert competence, capability and objectivity, understand the work done by the expert, evaluate if the expert's work is appropriate as audit evidence, and okay, that's it। इतना ही है इस चीज में, ठीक है। मैनेजमेंट के वर्क को रिलाई करते वक्त ऑडिटर को क्या देखना चाहिए भाई? ऑडिटर को देखना चाहिए कि एक्सपर्ट जो है वो एक्चुअली कैपेबल तो है क्या, ठीक है, और हमें किस कॉन्टेक्स्ट में वो अपना एक्सपर्टीज दे रहा है, उसके वर्क को अंडरस्टैंड करो और इवेल्युएट करो कि वो एक्सपर्ट का वर्क अप्रोप्रिएट है एज ऑडिट एविडेंस। अब मैं बोलूं ये आप कहाँ पे डाल सकते हो, जहां पे आपको रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा वहां पे, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपको सिंगल हैंडेड नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको किसी और चीज के साथ मिलके आएगा, जैसे एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एज वेल। तो हम लोगों ने जो पहले पढ़ा और ये पढ़ा ना, ये क्वेश्चन आपको साथ में आ सकता है, ठीक है। फिर अब क्या बोला हुआ है भाई? इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। भाई ऑडिट एविडेंस का ऐसे कौन सा है, बोलो? ऐसे 500 है, ठीक है। SA 500 applies to all audit evidence. Auditor decides if enough appropriate evidence is obtained to reduce the risk to acceptably low level, draw reasonable conclusions for audit opinion. This is a matter of professional judgment। पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब, ओके, ठीक है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर। अब हम लोग किसके ऊपर पढ़ रहे हैं? इंटरनल ऑडिटर के ऊपर, ठीक है। अब इंटरनल ऑडिटर का एक स्पेसिफिक एस्से है जो कि है एस्से 610, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इंटरनल ऑडिटर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को तो वहां पे सोने पे सुहागा दे दो, एग्जामिनर को खुश कर दो, एस्से का रेफरेंस डालो, एस्से 610। एस्से मैपिंग का वीडियो नहीं देखा है तो जाओ यार देख लो उसको, क्योंकि वहां पे मैंने बोला है कि कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में, कौन से एसेस के बारे में आपको पढ़ाया गया हुआ है, तो उससे आपको याद रखने में इजी होगा। क्योंकि ना चैप्टर के नाम तो हमको याद रहते हैं थरली, और चैप्टर के नाम के साथ साथ अगर आप ऐसे का रेफरेंस देख लोगे, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए, ठीक है, कि एनलाइटन ऑन ऑडिट एविडेंस, तो अब ऑडिट एविडेंस का कौन से चैप्टर है ऑडिट एविडेंस, ये तो आपको याद रहेगा, चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 में कौन से एसेज है, अगर आपको ये भी पता चल गया तो वहां पे आपका जो आंसर का प्रेजेंटेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा इंप्रूवाइज हो जाएगा। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको एसे मैपिंग का एक वीडियो बना के डाला है, और एक फ्री रिसोर्स है जो कि इजीली आप लोग फ्री में भी इसको एक्सेस कर सकते हो मेरे ऐप के ऊपर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन करने में आपको बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, एंड उसके साथ साथ आपका जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा इंप्रूवाइज होने वाला है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर के ऊपर कौन सा एस्से है मैम? एस्से 610, ठीक है। अब इंटरनल ऑडिटर, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन, a function of an entity that performs assurance and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness of governance, risk management and internal controls। देखिए इंटरनल ऑडिट जो होता है ना, इंटरनल ऑडिट का एक स्पेसिफिक प्रोफार्मा होता है, ठीक है। उस प्रोफार्मा के अंदर सभी चीजें इंक्लूड होती है। अब जो इंटरनल ऑडिट लाइक किया होगा उसको ये चीज पता होगी कि उसका एक स्पेसिफिक प्रोफार्मा होता है, एंड उस प्रोफार्मा के अलग अलग एनेक्सर्स होते हैं, एंड वहां पे आपको हर चीज के बारे में मेंशन करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, इंटरनल कंट्रोल के बारे में, गवर्नेंस के बारे में भी, ठीक है। तो क्यों
ये सब जरूरी है क्योंकि टू डिजाइन टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस, ये सारा जो भी है ना इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को बनाने के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। इंटरनल ऑडिट करते वक्त अपने को बहुत सारी पता चलता है ना, अरे ये अकाउंटिंग एंट्रीज रॉन्ग हो रही है, अरे ये कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग हो रहा है, टीडीएस की सॉफ्टवेयर में कुछ डिफिकल्टी आ गई है, लाइकवाइज। ओके, देन टिपिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, याद रखो। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनल ऑडिट का, ठीक है, अभी मेरी बात सुनो, इंटरनल ऑडिट का जब भी नाम आएगा तब आपको क्या याद रखना है, पहले तो किसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, वो गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। और तीसरा, इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। तो हम लोग जो भी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं इस कॉन्टेक्स्ट में वो किसके रिलेटेड रहेगा, इन तीनों के रिलेटेड रहेगा। पहले तो है गवर्नेंस, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो अब क्या क्या है, लाइक टिपिकल व्हाट आर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू गवर्नेंस? It is assess objectives on ethics, values, performance, accountability, evaluate communication on risk and control information across governance, external and internal auditor management. Okay, activities related to risk management: identify and evaluate significant exposure to risk, help improve risk management, internal control including financial reporting, may perform procedures to assist in fraud detection. Then what is that? Activities related to internal control: evaluate internal controls, review operation, recommend improvements. एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, टेस्ट डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, एग्जामिन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिव्यू कॉम्प्लायंस। कौन करके दे रहा है ये सब? ऑडिटर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ना? स्टैट्यूटरी ऑडिटर वहां पे जाके क्या क्या करेगा, गवर्नेंस के रिलेटेड क्या चेक करेगा, रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड क्या चेक करेगा, और इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड क्या चेक करेगा। तो गवर्नेंस मतलब क्या, टॉप लेवल जो सारे डिसीजंस लेती है, ठीक है, जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनाती है, जो पूरा का पूरा एथिकल वैल्यूज को डिसाइड करती है। तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, गवर्नेंस के रिलेटेड वी विल असेस द ऑब्जेक्टिव्स ऑन एथिक्स, वैल्यूज, परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, फिर हम लोग इंफॉर्मेशन भी इवेल्युएट करेंगे ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल ऑडिटर का मैनेजमेंट है, जो भी है हम लोग बस कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, फिर एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट एक्सपोजर्स ऑफ रिस्क। ठीक है, और हम लोग उस रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, राइट, एंड मे परफॉर्म प्रोसीजर्स टू असिस्ट इन फ्रॉड डिटेक्शन। इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल का तो बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस। ठीक है, अगेन लाइक चैप्टर नंबर 3 में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को इवेल्युएट करना है कि उसकी इफेक्टिवनेस है वो इजीली चलती है, या फिर हम लोग ऑपरेशंस को रिव्यू करेंगे, या फिर रिकमेंड इंप्रूवमेंट्स, एग्जामिन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिव्यू कॉम्प्लायंस विद द लॉज। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ways in which the external auditor may use the internal audit function, यानी कि किन तरीकों से एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब कौन, तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब कौन हुआ, यहाँ पे आप लोग हुए हो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और आप कौन से तरीके से आप इंटरनल ऑडिट का काम यूज कर सकते हो इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। और वो कैसे होगा, while internal and external auditors have different objectives, the internal audit function may perform procedures similar to those of external auditor. Thus the external auditor can use the internal audit function for the audit in following ways. Internal audit का ऑब्जेक्टिव और एक्सटर्नल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल
अलग है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर वालों का ऑब्जेक्टिव है हमको एक ट्रू एंड फेयर व्यू पे रीजनेबल एश्योरेंस देनी है। इंटरनल ऑडिट का फंक्शन क्या होता है, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि तुम जो भी काम है वो पूरा सब कुछ उनका डे टू डे वर्क के ऊपर तुम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हो, उनके गवर्नेंस पे, उनके इंटरनल कंट्रोल पे, अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट चेक किया, उनके रिस्क मैनेजमेंट, हर चीज पे तुम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हो वहां पे, ताकि सब कुछ कंट्रोल में हो, कोई फ्रॉड या एरर ना होते रहे लंबे समय तक। ये ऑब्जेक्टिव होता है वहां पे, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग दोबारा से 610 भी और डिटेल में पढ़ेंगे दोबारा से आएगा आगे, ठीक है। अब उसके काम को यूज करते हुए तुम लोग क्या देखोगे, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, ओके। देन unless law regulation prohibits or restricts may use work performed by internal audit function during the period as partial substitute of audit evidence to be obtained directly। मतलब कि लॉ और रेगुलेशन में वो प्रोहिबिशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, कि आप उनके वर्क को यूटिलाइज नहीं कर सकते। और ऐसा देखो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे भी नहीं होता है। इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट को हम लोग नॉर्मली उनके वर्क को यूटिलाइज करते हैं, लाइक उनका देखते हैं रिपोर्टिंग क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका वो क्या लेवल में वहां पे कुछ गलतियां है क्या। अगर आप लोग एक बार काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कौन से पॉइंट्स को देखना है बेसिकली, ठीक है। तो वहां पे आप एज अ पार्शियल सब्सटीट्यूट उस चीज को एज ऑडिट एविडेंस ले सकते हो। तो then unless prohibited restricted may use internal auditors to perform audit procedures under the direction, supervision and review of external ऑडिटर। यानी कि इंटरनल ऑडिटर की जो टीम लगाई हुई है वहां पे वो लोग भी ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ कौन, एक्सटर्नल ऑडिट के ऊपर, ठीक है। तो क्या चीजें देखी हम लोगों ने यहाँ पे कि इंटरनल ऑडिटर का जो काम है वो क्या कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले तो इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करो, किसके रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देन उनके काम को आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये लॉ और रेगुलेशन में प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए, तो वहां पे आप एज अ पार्शियल सब्स्टिट्यूट उसको यूज कर सकते हो। तीसरा, आप डायरेक्टली इंटरनल ऑडिटर का जो स्टाफ है, जो टीम है, उनसे डायरेक्टली आप ऑडिट प्रोसीजर्स को करवा के ले लो, उनको भी काम पे लगा दो साथ में, ठीक है, अपने सुपरविजन के अंडर। फिर चलिए देखो यहाँ पे स्कोप की बात आ गई। Scope SA 6110 deals with external auditors' responsibility when using the work of internal audit function to obtain audit evidence and using the internal auditors to provide direct assistance under the external auditors' supervision। पहले तो या तो वो उन्होंने जो काम कर रखा है आप उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हो। देखो यही पॉइंट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, दीज आर द पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं वापस से हाईलाइट कर देती हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है और ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। तो दोनों सिचुएशन में या तो तुम खुद उनके टीम को काम पे लगवा के डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो या फिर उन्होंने जो काम कर रखा है तुम उसको यूटिलाइज दे रहे हो। दोनों के ऊपर जो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो 610 डील करती है, ठीक है। Then, however, this does not require the external auditor to necessarily rely on internal audit work to modify the nature, timing, or reduce extent of audit procedures performed directly by the external auditor. It is always the external auditor's decision as the part of overall audit strategy. Obviously, हमारा जितना काम है वो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे इजी हो सकता है। हम हमारे काम को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम हमारे काम की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है आप हर काम इंटरनल ऑडिटर का अगर कोई काम आपने दिया है तो आप 100% लाइक उनने जो काम कर रखा है आप 100% उस पर रिलाई करो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने खास करके आपको बता दी है कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट, external auditor alone is responsible for the audit opinion? Yes, absolutely. The responsibility is not reduced by using the work of internal auditor function or by taking direct assistance from internal auditor. Yes, दोनों ही cases में even though internal audit may perform procedures similar to external auditor, they are not independent of the entity, unlike the external auditor who is required to be independent as per SA 200। ठीक है, हाँ, हमारा SA 200 क्या है? चैप्टर नंबर 1
नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि हमारा जो काम है वो इंडिपेंडेंटली हम लोग करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स रहता है वो, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट जो है भले ही वो प्रोसीजर्स सेम यूज कर ले, जैसे हम लोग सेम प्रोसीजर्स ही होते हैं ना, देखो अकाउंटिंग एंट्रीज को अगर चेक करना रहेगा तो वो तो वैसे वो भी वैसे ही चेक करेगा और हम लोग भी वैसे ही चेक करेंगे, क्योंकि फ्रेमवर्क तो हमारा सेम है ना, वो 3 गोल्डन रूल्स तो चेंज नहीं होंगे ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीव्ड, क्रेडिट द गिवन, ये सारी चीजें तो चेंज नहीं होने वाली है ना, लेकिन फिर भी हम ज्यादा पावर में है, ठीक है, क्योंकि हमको स्पेसिफिकली बोला है यू आर लायबल फॉर योर ओन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, तुमको कहीं पे रोक टोक नहीं की जाएगी, भले ही तुम्हें सामने वाले का काम को यूज करना है करो, कैसे करना है करो, उसको कान पे लगाना है तो तुम लगाओ, नहीं तो तुम खुद का अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन दो, ठीक है, इतनी पावर है हमारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, आपको एक क्वेश्चन अपीयर हो सकता है कि ए मिस्टर ए इज ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड ही रिलाइड द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर एंड एनलाइटन ऑन द एक्सटर्नल ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप ये पॉइंट्स को लिखे आओगे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप एसए का भी रेफरेंस दोगे प्रेजेंटेशन में, अकॉर्डिंग टू 6110 द ऑडिटर डील्स विथ यू नो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, ठीक है, ऐसे 6110 डील्स विद दिस। फिर आप एक छोटा सा पैराग्राफ भी लगाओगे जो यहाँ पे ऊपर मेंशन हुआ है, जैसे कि स्कोप ऑफ ऐसे 10 आप छोटा सा मेंशन करोगे, फिर उसके बाद मेन मुद्दे पे आओगे कि व्हाट आर द एक्सटर्नल ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट। इस तरीके से आपको आंसर का प्रेजेंटेशन करना है, याद रखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, एसए 6110 स्पेसिफाइज द कंडीशन नेसेसरी फॉर द external auditor to use internal audit work, the required work effort to obtain sufficient appropriate audit evidence that such work is adequate, and these requirements provide a framework to the for the external auditor's judgment to avoid over reliance on internal audit work. Absolutely. कौन से कंडीशन में हम लोग इंटरनल ऑडिट का वर्क को यूज कर सकते हैं और हमें क्या क्या और ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाना है और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, ये दोनों चीजें एसए 6110 में बोली हुई है। एंड किस फ्रेमवर्क कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे ये भी 6110 में बताया हुआ है, ओके। देन द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर वेयर द एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वेयर द एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट, यानी कि इस एंटिटी के ऊपर इंटरनल ऑडिट करना जरूरी है, ये बोला हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंटरनल ऑडिट वो कंपनी ऑलरेडी करवा रही है, तो वहां पे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देयर वर्क टू मॉडिफाई द नेचर, टाइमिंग और रिड्यूस एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स और टेक डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। ओके, अगेन दो ही चीजें हैं, या तो खुद उनको काम पे लगवा दो या तो अपने डायरेक्ट असिस्टेंस के अंडर उनको काम पे लगवा दो इंटरनल ऑडिटर के स्टाफ को, या तो उन्होंने जो काम करके रखा है उसको यूटिलाइज करो और आपको पूरा हक है कि आप इंडिपेंडेंटली उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर आर to determine whether the work or direct assistance can be used and if yes, in which areas and to what extent. If using the work of internal audit function to determine whether that work is adequate for audit purposes. Obviously no, अगर आप उनका वर्क को यूटिलाइज करना चाहोगे तो आपको ऑफकोर्स ये चीज पता होगी कि आप कौन से एरिया में एंड किस एक्सटेंट तक वहां पे उसके ऊपर रिलाई करो, राइट कि आपको यू नो सेल्स के सेक्शन में आपको उनका वर्क को यूटिलाइज करना है, या फिर लाइबिलिटीज के सेक्शन में आपको उनका वर्क यूटिलाइज करना है, डेटर्स कंफर्मेशन में आपको वर्क यूटिलाइज करना है, या फिर ये समझो कि वेदर दैट वर्क इज एडिक्वेट फॉर ऑडिट पर्पसेस। ओके, देन नेक्स्ट, if using internal auditors for direct assistance to appropriately direct supervise and review their work. okay, तो अगर डायरेक्टली अगर हम लोग उनको बोल रहे हैं, उनके डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं, या फिर मतलब कि इसका इनको काम पे हम लोग लगा रहे हैं,
ठीक है, काम पे लगा रहे हैं उनको, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग उनको अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट करें, सुपरवाइज करें एंड उनका काम को रिव्यू करते रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, what we were reading, objectives of external auditor where the entity has an internal audit function। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा वहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या है, तो बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, द एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट इवैल्यूएट द फॉलोइंग: ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। ठीक है, कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम लोग, assess whether the organizational status of the internal audit function and the relevant policies and procedures support the objectivity of internal auditors, evaluate the level of competence of the internal audit function considering factors like professional qualifications, experience, training and due care, systematic and disciplined approach, check whether the internal audit function applies a systematic and disciplined approach। देखिए ये बात क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग इनके काम को यूज कर रहे हैं ना। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनका एक्चुअली जो उनका ऑब्जेक्टिव है काम के पीछे वो सही होना चाहिए। इट शुड मैच द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो अगर हम किसी के काम को यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि वो जो काम को हम लोग ले रहे हैं वो सही है या नहीं। पहले तो उनका ऑब्जेक्टिव चेक करो, इट शुड मैच द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो टीम है इंटरनल ऑडिट की वो एक्चुअली कॉम्पिटेंस तो है, वो प्रोफेशनल तो है, वो भी आप लोग देखोगे। एंड उसके साथ साथ आप देखोगे कि क्या उन्होंने एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच को फॉलो किया भी है या नहीं है, राइट। तो ये तीन चीजों से हमको पता चल जाएगा कि इंटरनल ऑडिट जो है वो कितना अच्छे से हुआ है, कितना अच्छे से हुआ है, एंड हम लोग किस एक्सटेंट तक उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, किस एक्सटेंट तक उस पर हम लोग रिलाई कर सकते हैं। तो अगेन इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, पहले तो उनका ऑब्जेक्टिव चेक करो, कॉम्पिटेंस चेक करो, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है या नहीं चेक करो। अब इन्हीं चीजों को हम लोग और भी इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो इवैल्यूएशन का पार्ट है हम लोग और भी ज्यादा इन डिटेल नीचे पढ़ने वाले हैं, पॉइंट वाइज दिया हुआ है सब कुछ। ओके, बट वी विल फिगर दिस आउट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज आज के एक लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। हम लोगों ने देख लिया है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में, देख लिया है हम लोगों ने इंटरनल ऑडिटर के बारे में देख लिया, एंड इन डिटेल हम लोगों ने काफी ज्यादा पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है। So see you in next class. Until then, go through all the question and answers available with you. Take the scanner, okay, and revise what kind of questions will be appearing in exam, because this will make your concept super easy. See you in next class.